परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये क्लास 9 का तीसरा चैप्टर है, केमिस्ट्री का है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक, यानी परमाणु और अणु क्या होते हैं। तो इसमें देखिए परमाणु और अणु जो है आपका, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे इसकी खोज हुई, या ये परमाणु होता क्या है, अणु क्या होता है, ठीक, इन सभी चीजों को यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो हमारे ग्रीक दार्शनिक थे, ग्रीक दार्शनिक जो थे, उन्होंने क्या किया कि द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहें। अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहते हैं। अदृश्य रूपों का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी चीजों को वो देखते थे तो उन्हें लगता था कि ये चीज दिखाई नहीं दे रहा है हमारे इन्वायरमेंट में है, ठीक, हमारे ब्रह्मांड में है, लेकिन वो चीजें क्या है, हमें दिखाई नहीं देती थी। तो उन्हें ये चीजें क्या लगता था, बहुत अजूबा लगता था कि ये चीजें जो है कैसे हो रही हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट में है कि नहीं है, फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देती हैं। तो पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। यानी 500 ईसा पूर्व जो है ये वैज्ञानिकों का विचार विमर्श किया गया कि ये अणु परमाणु होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक। तो भारतीय दार्शनिक जो थे, महर्षि यहाँ पर दिया है, महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया था। यानी भारतीय दार्शनिक जो थे वो महर्षि कनाड थे, और इन्होंने क्या किया कि द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते चले जाए हैं। यानी महर्षि कनाड ने ये बताया कि जो हमारे मैटर्स होते हैं, सबस्टेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, अगर हम उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करते चले जाएं और तोड़ते चले जाएं तो क्या होता है, उससे भी छोटे होते चले जाते हैं। जैसे आप किसी का भी एक चाक का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, चाक खड़िया का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब इतना बड़ा अगर चाक है, तब उसके हम टुकड़े कर रहे हैं, फिर 2 पार्ट में हो गए, उसके भी टुकड़े करें, उसके भी टुकड़े करें। ऐसे क्या होता है कि वो छोटे छोटे कणों में विभाजित होते चले जाते हैं, और फिर लास्ट में क्या होता है, अंत में एक सीमा ऐसी आती है जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी जब चाक को आप छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करते हैं तो एक ऐसा लास्ट स्टेप आएगा कि जहां पर टुकड़ों को विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी वो जिस लास्ट कंडीशन में आ गया, फिर आप उसको क्या करते हैं, टुकड़ों में विभक्त नहीं कर सकते हैं, वही उसका लास्ट स्टेप होता है। अब चाक को आप बार बार तोड़ रहे हैं, या ईंटा का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मिट्टी का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक, छोटे छोटे टुकड़ों में जब आप विभक्त करेंगे तो लास्ट में एक ऐसा स्टेप आता है जहां पर वो क्या होता है, कितने छोटे कण हो जाते हैं, फिर आप उसे विभक्त नहीं कर सकते हैं, वही उसका लास्ट स्टेप होता है, ठीक। तो वो क्या होता है कि जब आप चाक को बार बार तोड़ेंगे तो छोटे छोटे कण हो जाते हैं, या पाउडर की तरह बन जाता है, फिर आप उसे कैसे, उससे भी छोटे कणों में नहीं विभक्त किया जा सकता है। यही महर्षि कनाडी का विवेचना था, या एक्सप्लेनेशन उन्होंने ये किया था कि जब वह सूक्ष्मतम कण, यानी जो हमारा जो था मिनिमम एटम्स होता है, मिनिमम आपका जो होता है एटम्स होता है, कह रहा है कि वह अविभाज्य ही रहेगा। अविभाज्य का मतलब है कि वो डिवाइजेबल नहीं रहेगा, उसको डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं, ठीक। अतः वह अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। यानी ऐसा छोटा कण किसी भी पदार्थ का, वह न्यूनतम या सूक्ष्मतम कण जिसको हम उससे भी छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। तो ये क्या हुआ, सूक्ष्मतम कण को क्या कहलाएंगे, परमाणु। जैसे आप चाक को एकदम लास्ट स्टेप पे ला जाकर छोड़ दे रहे हैं, तो उससे ज्यादा वो छोटा नहीं हो सकता है, तो वही लास्ट स्टेप वाला जो कण होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। फिर उसके बाद एक दूसरे भारतीय दार्शनिक आए, ठीक, जिनका नाम पकुधा कात्यायान था। क्या नाम था, पकुधा कात्यायान था। इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, अपना मत दिया
क्या किया, उन्होंने एक्सप्लेनेशन करके पूरा समझाया कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान कर देते हैं। कह रहा जो आपने यानी महर्षि ने जो बताया, फिर इन्होंने भी अपने अकॉर्डिंग उसका एक्सप्लेनेशन किया। इन्होंने बताया कि जो हमारे ये सूक्ष्मतम कण होते हैं ये क्या होता है, संयुक्त रूप में पाए तो जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों का मतलब ये हुआ कि जो हमारा सबस्टेंस है, मैटर्स है, वो अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। अलग अलग रूप में का मतलब सॉलिड रूप में पाए जाएंगे, लिक्विड में पाए जाएंगे, ठीक, गैस में पाए जाएंगे, यानी ठोस, द्रव, गैस के रूप में भी पाए जाते हैं। और लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस, देखिए पहले कौन आए, महर्षि कनाडे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन कौन किया, कात्यायान ने किया। फिर तीसरे नंबर पे कौन आए, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपियस, ल्यूसिपस, ठीक, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने अपना एक सुझाव दिया, एडवाइस दिया। क्या एडवाइस दिया कि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, यानी हम अगर मैटर्स को डिवाइड करते चले जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इन्होंने भी वही कहा जो महर्षि ने कहा था कि अगर हम किसी भी कण को डिवाइड करते चले जाएं, एक ऐसा कंडीशन आता है जहां पर आप उस एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उससे ज्यादा छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो इन्होंने भी अपना मत दे दिया और इस अविभाज्य कणों को ही क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यानी वही सूक्ष्मतम कण, वही आपका मिनिमम जो एटम्स होता है वही हमारा क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। और यह सुझाव जो है सभी दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। फिर क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। यानी जब यह निष्कर्ष निकल गया कि वह सूक्ष्मतम कण ही हमारा परमाणु कहलाता है, तो 18वीं शताब्दी तक जो है, यानी 1800 साल तक कोई ऐसा डिस्कस नहीं किया गया या ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं किया गया जिससे और भी इसका एक्सप्लेनेशन किया जा सके। फिर 18वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने तत्वों यानी एलिमेंट्स एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा। जब 1800 साल बीत गए तो उसके बाद क्या किए, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, यानी तत्व और यौगिकों के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बिटवीन जो है यानी बीच के भेद को समझा, यानी उनमें डिफरेंट क्या है उसको समझा और स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हो गए कि तत्व जो है वो कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। संयोग का मतलब कॉम्बिनेशन, जुड़ना, आखिर वो कैसे जुड़ते हैं, तब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तो क्या होता है अगर वही एलिमेंट्स हमारे जुड़ते हैं, अब रिएक्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन उनका होता है तो क्या निष्कर्ष निकलता है। फिर उसके बाद आत्मा एल लाइजिए, ये साइंटिस्ट हैं, कौन से, आत्मा एल लवाइजिए, आत्मा एल लवाइजिए, ये साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या किया कि रासायनिक संयोग के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया। इन्होंने क्या किया कि रासायनिक संयोजन के यानी केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम के रूल्स को स्थापित किया। यानी उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया, कहां पर, केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में। क्या योगदान था, पहला उन्होंने जो रूल्स बनाया उसका नाम इन्होंने रख दिया रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक, रासायनिक संयोजन के नियम, कौन सा नियम रखा, रासायनिक संयोजन के नियम। इसमें क्या होता है, देखिए रासायनिक संयोजन नियम में क्या होता है, संयोजन का मतलब ये होता है कॉम्बिनेशन, जोड़ना। कैसे जोड़े, कह रहे हैं यहां पर कि लवाइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम बनाए। रासायनिक संयोजन में कौन कौन से साइंटिस्ट का योगदान था, लवाइजिए, जोसेफ एल प्राउस्ट ने इन्होंने किया। पहला नियम जो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें क्या था कि जब रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है,
ये क्वेश्चन इससे उठा कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बनाया गया उससे हमारा ये क्वेश्चन उठा कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्या उसका द्रव्यमान क्या होता है, परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है, अगर वो क्या होता है उसमें कोई परिवर्तन होता है तो उसके मास में भी कोई परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। ठीक, जैसे हम एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि एक्स वाई रसायनों का एक युगल लीजिए, यानी एक्स एंड वाई जो है वो क्या है, हम एक पेयर बनाते हैं किसका, केमिकल का। तो एक्स को मान लेते हैं कॉपर सल्फेट है और वाई को मान लेते हैं सोडियम कार्बोनेट है। तो इस तरह से क्या है, कॉपर सल्फेट हो गया, तो कॉपर सल्फेट हो गया आपका CuSO4 हो गया, और वाई वाला क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2CO3 हो गया। एक्स वाई को माना गया, फिर कह रहा है इन्हें किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार किया गया, यानी कह रहा है इसको भी वाटर के 10 ml के साथ मिलाया गया, इसको भी मिलाया गया, कितना ml, 10 ml। यही 10 ml जो है ये हमारा क्या है, उसका मास ले लिया गया, यानी उसका द्रव्यमान मान लिया गया इतना है। अब क्या निष्कर्ष निकलता है, रिजल्ट क्या मिलता है हमको यहाँ से कि एक, जैसे ये देखिए एक फ्लास्क लिया गया है, इसी फ्लास्क में जो है हम जो एक्स वाई कंपाउंड लिए हैं उसको हम इसमें डालकर देखते हैं, फिर उसको दूसरे वाले फ्लास्क में डालकर देखते हैं क्या इसमें कोई परिवर्तन होता है कि नहीं। तो ये हमारा एक कोन की तरह एक फ्लास्क ले लिया गया। ठीक, अब इस फ्लास्क में क्या करना है आपको, ऊपर से देखिए ये कार्क लगा होता है, ब्लैक कलर का होता है, रबर टाइप का। इस कार्क का काम होता है कि ऊपर से जैसे बॉटल जो खुला रहता है उसको अंदर डाल दिया जाता है ताकि अंदर से जो मटेरियल है वो बाहर ना निकले, या जो गैस बनता है वो बाहर ना निकले, या जो लिक्विड फॉर्म है वो बाहर ना निकले। ठीक, पहले ग्लूकोज की जो बोतल आती थी, बोतल जो चढ़ाया जाता था वो शीशे का होता था, तो शीशे के होने कारण उसको जो है कार्क से बंद कर दिया जाता था, उसमें निडल डालकर जो है फिर ग्लूकोज चढ़ाया जाता था। अब तो प्लास्टिक की बोतल आने लगी है। ठीक, तो जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये दिया है इस तरह से, ठीक, तो यहां पर ये जो होता है ऐसे लगा रहता है, इसी में निडल लगाया जाता था। तो अब क्या है, ये पूरा क्या है, ब्लैक हो गया, ब्लैक ये कार्क हो गया। ठीक, कार्क हो गया, और यहाँ पर एक डोरी लगा दिया जाता है, और ये जो कोन वाला फ्लास्क है इसके अंदर हम एक छोटी सी परख नली डाल देते हैं, ट्यूब नल। ठीक, तो यहाँ पर इसके अंदर छोटा सा डाल देते हैं, और वो जो छोटा वाला ये ट्यूब अंदर दिख रहा है ये छोटा वाला, तो इसमें क्या डालेंगे हम, एक्स का विलयन डालेंगे। एक्स का विलयन का मतलब मान लीजिए हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया। ठीक, ये छोटा वाला ट्यूब जो है इसमें हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रहे हैं, और ये बड़े वाले फ्लास्क में देखेंगे जो है वाई का विलयन है, वाई का सॉल्यूशन का मतलब हम मान लेते हैं सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं, यानी कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का। पहले वाले में क्या है ट्यूब में, उसमें आपका हमने कॉपर सल्फेट ले लिया जिसको हमने क्या माना है, एक्स माना है, क्या माना है, एक्स, और सोडियम कार्बोनेट को हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। तो सोडियम कार्बोनेट कोन वाले फ्लास्क में है, और आपका कॉपर सल्फेट जो है वो किस में ले लिए, वो ट्यूब में ले लिया गया, दोनों को आप इसमें रख दिए। ठीक, क्लियर है। तो रखते हैं तो क्या इससे रिजल्ट मिलता है ये देखिए, कह रहा है कि इस फ्लास्क को आप जो मटेरियल डाले हैं इसमें, जो लिक्विड फॉर्म इसमें डाले हैं, फिर इसको आप वेट करिए, तौलिए, इसका वजन तौलिए कि इसका वजन कितना होता है। तो जब आप वेट करेंगे तो सावधानी पूर्वक तौलना भी है, और ये ना रहे कि गिर जाए, कोई लिक्विड गिर जाए या अंदर का ट्यूब ही फूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सावधानी पूर्वक इसे हम वेट करेंगे, तौलेंगे, तो क्या होगा कि फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाएं जिससे एक्स एवं वाई के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाए। यानी क्या कह रहा है कि कोन वाला जो फ्लास्क है, तो इसको कह रहा है कि इस तरह से थोड़ा सा आप क्या करें, ऐसे थोड़ा सा आप झुकाएंगे, इस तरह से थोड़ा सा आप इसे झुका देंगे। थोड़ा सा झुकाने से क्या बेनिफिट हो गया इसका, जैसे मान लीजिए अब इसको हम ऐसे झुका दिए, ठीक, इस तरह से ऐसे झुका दिया गया। जैसे ही आप इसे झुकाएंगे, इसमें का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो किस में जाकर मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट वाले में जाकर मिलने लगेगा। जब सोडियम कार्बोनेट से मिलेगा इसमें क्या होगा, रिएक्शन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, रिएक्शन होने लगेगा। ठीक,
तो रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, यानी जो हमारा बनेगा इसमें से क्या क्या चीजें बनेगी। तो उसने कहा कि कॉपर सल्फेट आपने ले लिया, ठीक, कॉपर सल्फेट ले लिया, तो CuSO4 ले लिए, फिर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट था, ये हो गया हमारा, ठीक, ये चीजें आपको मिल गई। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, तो जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, यही, ठीक, कह रहा है कि दोनों आपस में क्या होंगे, रिएक्ट करने लगेंगे। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो कह रहा है कि ये कोई केमिकल इक्वेशन बन रहा है, रिएक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इस रिजल्ट से आपको क्या मिला कि पहले हमने दोनों सॉल्यूशन को अलग अलग ट्यूब में रखा, फिर थोड़ा सा उसको हमने तिरछा किया, जैसे ही हमने उसको तिरछा किया तो इसका सॉल्यूशन इसमें क्या हो गया, इंक्लूड होने लगा, मिलने लगा, उससे रिएक्ट करने लगा। और जब रिएक्ट करने लगा तो यहां पर आपका क्या बनेगा, एक आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक। जैसे सपोज दैट कॉपर सल्फेट जब सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो मान लीजिए आपका एक सोडियम सल्फेट बन जा रहा है, ठीक, और एक आपका मान लीजिए ये बन गया, इस तरह से कॉपर अलग हो गया, कार्बोनेट ऐसे अलग हो जाता है। तो ये आपका सोडियम सल्फेट बन गया, ये भी बन गया। तो ये जब चीजें बन रही हैं तो इधर के मास को हम वेट करेंगे कि इधर वाला मास कितना है, और इधर वाले मास को वेट करेंगे। तो इससे कह रहा है कि पूरे रिएक्शन में, ठीक, यानी द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। कह रहा है कि जब हम इस केमिकल इक्वेशन को कराते हैं, इसमें जो हमारा मास होता है, कह रहा है उसका विनाश नहीं हो रहा। विनाश का मतलब ये हुआ कि अगर इधर 10 ml था तो उसके प्रोडक्ट भी 10 ml के ही होंगे, ठीक। दूसरा कह रहा है कि इसका सृजन किया जा सकता है। सृजन किया जा सकता है का मतलब ये हुआ कि इसमें 10 ml था तो 10 से 11 नहीं होगा, ठीक, 10 से 9 नहीं होगा। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। दूसरा नियम जो है आपका स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम है। कौन सा नियम है, स्थिर अनुपात का नियम है। स्थिर अनुपात के नियम में क्या होता है कि लवाइजिए ये आपके साइंटिस्ट हैं, अभी हमने बताया लवाइजिए और अन्य वैज्ञानिक यानी लवाइजिए और अदर साइंटिस्ट जो हैं इस बात पर प्रकाश डालें, लाइट डालें या डिस्कस किए कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक, यानी कोई भी कंपाउंड जो है 2 और मोर देन 2, ठीक, यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो हमारा कंपाउंड है, तो कंपाउंड क्या होता है, 2 से या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ये हमारा कंपाउंड हो गया, तो इसमें तो 2 ही एलिमेंट हुए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट हुआ। अब हम ये कह दें कि नहीं कॉपर सल्फेट है, अब इसमें तो 3 एलिमेंट हो गया, कॉपर भी हो गया, सल्फर भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया। कोई अकेला कंपाउंड नहीं बनाता है, ठीक। जैसे हमने मैग्नीशियम लिख दिया, अब हम कहें कि ये कंपाउंड है, बिल्कुल गलत है। ये कंपाउंड नहीं है, ये एलिमेंट है, तत्व है। तो इसी में आपका ये बताया गया कि कोई भी यौगिक जो है वो हमेशा 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। जैसे मान लीजिए हमें H2O बनाना है, तो H2O किससे मिलकर बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना। तो कह रहा है कि जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं यानी वाटर बनाते हैं, तो इसमें जो हमारा है अनुपात, तत्वों का जो अनुपात है वो क्या है, स्थिर है, नियत है, फिक्स है कि आपको हाइड्रोजन का इतना रेशियो लेना है, ऑक्सीजन का इतना रेशियो लेना है। तो अगर हम इसके
परमाणु भारों की बात करें तो मान लीजिए इसका 1 है, इसका परमाणु क्रमांक मान लीजिए आपका 8 है, तो इसके रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1:8 हो जाएगा। हो गया। परमाणु भार के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपका 2 होता है, ये 16 होता है, इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये 1:8 हो जाएगा। यानी अगर इनके परमाणु भारों के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लगाया जाए तो कितना इनका अनुपात आता है? 1:8। तो ये फिक्स हो गया कि हाइड्रोजन आपका 2 है और ऑक्सीजन आपका कितना है? 16। ठीक, तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु हो गए और ऑक्सीजन के कितने हो गए? 1 अणु हो गए। तो ये फिक्स है कि हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर ही क्या बनाता है? जल बनाता है। अब हम 2 से 3 नहीं कर सकते हैं, 4 नहीं कर सकते हैं, तो ये चीजें क्या है? फिक्स हैं कि इसको आप क्या कर सकते हैं? बदल नहीं सकते हैं। तो यही इसमें बताया गया कि तत्वों का जो अनुपात है यानी एलिमेंट का जो रेशियो है वो एकदम फिक्स है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो या किसी से न भी इसे बनाया गया हो। ठीक, यौगिक जल में जैसे देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात जो है 1:8 है। देखिए यहाँ पर हमने बताया भी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है वो कितना है? 1:8 है। चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, यानी पानी चाहे आप नल से निकालिए, चाहे आप बारिश का पानी ले लीजिए, चाहे टोटी से पानी ले लीजिए, लेकिन पानी तो पानी ही है और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा और उनका द्रव्यमान रेशियो कितना रहेगा? 1:8 ही रहेगा। तो वो तो बदलेगा नहीं। तो वही कहा गया है यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जल को तौल लें कि ये 9 ग्राम है, 9 ग्राम है, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि आपका 1 ग्राम हाइड्रोजन है और 8 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन है। तो दोनों मिलकर क्या बना? 9 ग्राम बना। तो हाइड्रोजन 1 ग्राम, ऑक्सीजन 8 ग्राम, मिलकर 9 ग्राम बनता है, तो वही हमारा जल हो जाता है। इसी प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार, तो अमोनिया जानते ही हैं कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है? केमिकल फार्मूला NH3 होता है। ये किससे मिला? नाइट्रोजन से। और किससे मिला? हाइड्रोजन से। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब मिलाया गया तो आपका क्या बन गया? अमोनिया बन गया। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो 7 जब ये हुआ और ये हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 3 है। तो कह रहा है कि इसके द्रव्यमानों के अनुसार जब मिलाएंगे इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 14:3 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 3 हो गया और नाइट्रोजन का 7 दूना 14 होता है। तो ये 14:3 के अनुपात में मिलाएंगे तब जाकर आपका क्या बनता है? अमोनिया बनता है। अमोनिया किसी भी प्रकार से बनाया गया हो, लेकिन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का अनुपात हमेशा 14:3 ही रहेगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यानी किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट ऑलवेज इज अ फिक्स्ड मास रेशियो। ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं इस नियम के अनुसार, यानी स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार हम ये कह सकते हैं किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में, तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहता है। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होता है। ठीक, तो ये था हमारा स्थिर अनुपात का नियम था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि परमाणु क्या होता है। अब परमाणु क्या होता है इसके बारे में देखते हैं कि क्या है ये परमाणु। परमाणु क्या है ये? तो परमाणु के बारे में जानेंगे कि परमाणु होता क्या है। ठीक, कितने बड़े होते हैं, कहां से ये प्राप्त होता है। तो जो हमारे सबस्टेंस होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनकी प्रकृति यानी नेचर के बारे में सिद्धांत जो अभी प्रस्तुत किया गया लेवाइसिए का, ठीक, महर्षि का, सब लोगों ने अपना अपना एडवाइस दिया, एक्सप्लेनेशन दिया, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके बताया। तो इसके बाद डाल्टन आ गए। डाल्टन का क्या कहना था कि द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया जाए,
यानी डाल्टन भी आपके एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि जो हमारे मैटर्स हैं, सब्सटेंस हैं, द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, उनके विभाज्यता का, यानी जो उनका डिवाइजेशन है, यानी जो उसका फैक्टर हो रहा है, तो उस पर एक बार पुनः विचार किया जाए। एक बार पुनः विचार किया जाए। क्या कि उस समय तक दार्शनिकता मानी जाती थी, यानी पहले के लोग दार्शनिकता के लोग मान चुके हैं, जो कह रहा जो भी माना गया है, ग्रीक दार्शनिकों ने अपना जो सिद्धांत रखा है, अब क्या करेंगे, जिसे उन्होंने परमाणु का नाम दिया था, अब डाल्टन ने भी परमाणु नाम दे दिया। जब सारे पूर्वजों ने कह दिया कि इसका नाम परमाणु है, तो इन्होंने भी परमाणु ही नाम दे दिया। कैसे कैसे मिला? सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर मिल गया, परमाणु सिद्धांत के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार मिल गया, निश्चित अनुपात नियम के भी अनुसार मिल गया। इन सभी नियमों के आधार पर हमें परमाणु नाम मिल गया। अब क्या होता है यहाँ पर, कह रहा है कि यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कण से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के ये सिद्धांत की विवेचना थी। क्या थी कि सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं, यानी जो भी हमारे पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, वो क्या है, कह रहा है परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। परमाणु एक सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, ठीक, और रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है, यानी ना ही उसका क्या कर सकते, उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। एक ऐसे ही आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े होंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े होंगे, उसका डिफिनेशन सेम इस डिफिनेशन से मिलता जुलता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। कह रहा है जो भी एलिमेंट होंगे, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन दिखाया गया है, कह रहा है इनके परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, यानी इनके परमाणु का जो मास होगा, वो केमिकल क्वालिटी से क्या होंगे, मिलते जुलते रहेंगे, यानी समान रहेंगे, इक्वल रहेंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। कह रहा जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे, उनके परमाणुओं के जो मास होंगे या केमिकल क्वालिटी होगी, वो डिफरेंट होगी। जैसे नाइट्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, एलिमेंट डिफरेंट है, इनकी क्वालिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। सल्फर है, सोडियम है, ये क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है, एक जैसे तो है नहीं। अब दोनों को हम कॉपर तो बोल नहीं रहे हैं, दोनों को सल्फर तो बोल नहीं रहे हैं, तो एक कॉपर एक सल्फर, जब नाम अलग एलिमेंट अलग, तो उनकी क्वालिटी भी अलग होगी। पांचवा पॉइंट कह रहा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। तो परमाणुओं के सापेक्ष इस संख्या पर डिपेंड करते हैं, ठीक।